Hi students, welcome back to another video. This is Mr. Wahab and you're watching Philosophy with Wahab. So this is our last day, last chapter, chapter number 10, Geometrical Optics. इसमें आप MCQs, short, long and then numericals को देखेंगे और आपका इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर होगा और आपकी इसके बाद इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो चलें MCQs का आने से पहले एक बात बता देता हूँ कि देखें असल में जो शुरू के तमाम चैप्टर के MCQs मैंने कराए वो बहुत थे, इनफ थे, बट जो आखिरी के चैप्टर 8, 9, 10 के इनमें से चंद MCQs और भी हो सकते हैं जो कि बेसिकली मैंने 10 ईयर से कुछ स्किप कर दिए थे लास्ट ईयर रिड्यूस सिलेबस की वजह से, तो वो मैंने फ़िलहाल लास्ट चैप्टर्स में ऐड नहीं कर सका। तो आप इनको करने के बाद एटलीस्ट इन आखिरी 3 चैप्टर्स के लिए मजीद 10 ईयर को एक बार आप पढ़ लीजिए ना, तो आपको उनमें से चंद 4-5 एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, अदरवाइज आपको इंशाल्लाह ये MCQs मिलेंगे। चलो आओ अपने पहले MCQs स्टार्ट है। पहला कह रहा है कि देखो व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, जब भी जो लाइट है ना वो हवा से ग्लास में आएगी, यानी रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी, तो हमेशा वो जो नॉर्मल लाइन होती है ना, एक रेफरेंस लाइन, उसके टुवर्ड्स बेंड करेगी। और जब भी इसका ऑपोजिट कर लो कि रेयर डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल एंड साथ साथ उसकी स्पीड स्लो भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेंड्स टुवर्ड होने के साथ साथ स्पीड का स्लो होना भी ज़रूरी है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो क्या होता है, बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो उसकी वजह यह है कि जब पानी में या किसी और मीडियम में लाइट एंटर होती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड कम हो जाए तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो भी कम हो गई है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो लिहाजा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट की। उसकी वजह यह है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा स्लो हो जाएगी रोशनी की रफ्तार और उतनी ही गिर जाएगी वेवलेंथ। ठीक है, नो जब लाइट एंटर करती है रेयर से डेंसर में, उल्टा आ जाए, मैंने बोला कि रेयर से डेंसर में जाएगी, नहीं यानी हवा से पानी में जाएगी, यानी हल्के से भारी में जाएगी, तो उस वक्त क्या होता है कि भाई वेलोसिटी में फ़र्क पड़ता है, वेवलेंथ में फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैंने बोल दिया था कि फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। लाइट सूरज से लेकर ज़मीन तक तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड यानी 8 मिनट ही कह सकते हैं उसमें पहुंचती है। ऐसा लेंस जो अपने किनारों से चौड़ा हो, ठीक है, सॉरी थिन हो, किनारों से थिन हो, एज से थिन हो और अपने मिडिल से थिक हो, तो आप इससे बचाने के अपने एजेस यानी किनारों से बारीक हो, पतला हो, सेंटर से मोटा हो, तो उसको कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस होता है। और अगर बोला जाए सेंटर से थिक हो और अपने जो है सॉरी ये बोला जाए कि सेंटर से पतला हो, बारीक हो और अपने किनारों से थिक हो, मोटा हो, यानी उसका जो कर्वेचर वो अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो ऐसे को बोलेंगे क्या, कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, रियल इमेज को पॉजिटिव मानते हैं और वर्चुअल इमेज को नेगेटिव मानते हैं। कन्वेंशनल क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट जो है अगर वो इन्फिनिटी पे लाई करता है, इन कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट कहाँ पर आ गया हम यहाँ पे, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज कहाँ बनेगी, अच्छा नहीं, तो इमेज जो बनती है वो कैसे बनती है, रियल भी बनती है, इन्वर्टेड भी बनती है और बहुत स्मॉल इन साइज़ भी होती है। ऐसा सिर्फ जब होता है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत कहीं दूर इन्फिनिटी पर रखा और आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास उसको देखें तो आपको एक तो उसकी उल्टी इमेज दिखाई देगी, ठीक है, इन्वर्टेड, और वो साइज़ में छोटी भी होगी। ठीक है बेटा, ये आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली मैग्नीफाइंग ग्लास से। अच्छा जी, इसके बाद कह रहा है कि इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस से हमेशा एक नेगेटिव और वर्चुअल टाइप की और डैमेज साइज में छोटी इमेज बनती है। ठीक है, नाउ पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला 1/f होता है। ठीक है, और पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डायोप्टर। फिर कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड किस पे करती है, तो भाई फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे भी डिपेंड करती है, मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मटेरियल का वो बना हुआ उस पर भी डिपेंड करती है, तो सब पे डिपेंड करती है ऑल ऑफ दीज। मैग्नीफिकेशन जो है वो 6 है एक लेंस की, एंड इमेज डिस्टेंस इस 24 यानी Q24 है, तो बेटा Q24 है, M6 है, तो कह रहा है बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी P क्या होगा, तो फार्मूला होता है M=Q/P, तो आपने P इस फार्मूले से निकाल लेना है। ठीक है, फिर कह रहा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। तो याद रखो एस्ट्रोनॉमिकल में जो ऑब्जेक्टिव, जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस जो बेसिकली ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, जिस तरह हम ऑब्जेक्ट को फेस करते हैं,
वो बड़े साइज़ का लिया जाता है, तो इसीलिए उसका फोकल लेंथ भी कह रहे हैं कि कॉन्वेक्सनेस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, तो उसको हमेशा बड़े साइज़ का लिया जाएगा। उसका फोकस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट के सामने है, और जो आई पीस के सामने है वो छोटा ही होता है, ठीक है। जबकि माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड वाले में इसका उल्टा होता है। नाउ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में बता रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होती है उसका फॉर्मूला होता है बेसिकली F0 प्लस FE, यानी कि दोनों ऑब्जेक्टिव और आई पीस की फोकल लेंथ उनका सम होता है, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह से इसमें अगर एक और आता है आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, नहीं सॉरी गैलीलियन टेलीस्कोप, तो गैलीलियन टेलीस्कोप में इसका उल्टा होता है, वहाँ F0 माइनस FE होता है, ठीक है बेटा। नाउ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये होता है M = 1 + D/F, ठीक है ना, और Q/P 1 + D/F होता है। लेकिन अगर आप उसको इक्विवेलेंट करें तो वो किसके बराबर बनता है, ये आपको भी यहाँ दिखा देता हूँ। ये रहा फार्मूला 1 + D/F, ये फार्मूला फाइनली क्या बनता है आपका, जस्ट वेट, मैग्नीफाइंग पावर का जी, ठीक है। अच्छा, ये तो बेसिकली 1 + D/F, ये सिंपल, ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास का फॉर्मूला है। यहाँ MCQ में आपसे पूछा है ना बेटा, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूछा, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है ना 2 लेंस होते हैं, एक तो मैग्नीफाइंग ग्लास और एक दूसरा सिंपल एक और कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो लिहाजा उसका फॉर्मूला होता है Q0/P0 1 + D/F, लेकिन उसको बाद में इक्विवेलेंट किया जाता है किसके, L/F0, यानी लेंथ डिवाइडेड बाय F0। F0 का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, जिसको F1 भी कहते हैं, और ब्रैकेट में होता है 1 + D/F। वो जो D/F होता है, वो वाला जो F है वो आई पीस की फोकल लेंथ होती है, तो आई पीस की फोकल लेंथ को F2 भी कहते हैं। तो ये पहला वाला ऑप्शन दुरुस्त है, ठीक है, यानी F1 ऑब्जेक्टिव के लिए, F2 आई पीस के लिए। इसके बाद कह रहा है 15वें में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो दरमियानी इमेज बनती है, तो वो आप उसकी फिगर से अंदाज़ा लगा लें, उसको देख के कि जो दरमियानी इमेज बनती है, इंटरमीडिएट इमेज, वो उल्टी बनती है, इन्वर्टेड होती है और साइज़ में बड़ी होती है, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज होती है। फिर उसकी फाइनल इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है। अच्छा, फाइनल इमेज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसी बनती है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की एक इंटरमीडिएट इमेज बनती है, जो कि वही होती है, इन्वर्टेड और रियल टाइप की होती है, लेकिन उसको एग्जैक्टली बड़ा करके दिखाने के लिए आई पीस काम करता है, जो कि वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनाता है। फिर कह रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज़ होते हैं उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ स्मॉल होती है और आई पीस की लार्ज होती है। जैसे मैंने आपको भी बता दिया था कि एस्ट्रोनॉमिकल में इसका उल्टा होता है, कि एस्ट्रोनॉमिकल में ऑब्जेक्टिव लार्ज होता है, आई पीस स्मॉल होती है, और कंपाउंड में ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है वो स्मॉल, और जो आई पीस आँख के करीब होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन थ्योरी है, ठीक है, a lens of linear magnification theory is placed between an object and a screen if the size of the image is 6 cm। size of image का मतलब होता है HI, तो कह रहा है बताओ size of object HO क्या होगा। तो बेटा मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है HI/HO, तो HI आपको दिया हुआ है 6, मैग्नीफिकेशन थ्योरी HO आप निकाल लेना इससे, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है, ठीक है, इस फोकस्ड एट इन्फिनिटी, द फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव इज 2 मीटर एंड आई पीस 5 सेंटीमीटर। बताओ लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या। तो बेटा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का मैंने आपको बताया था क्या होती है, F0 + FE। तो सुनो, इसने आपको ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बताई है 0.2 मीटर, लेकिन आपने इसको सेंटीमीटर में इस्तेमाल करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितनी है, 5, तो दोनों को जमा करोगे 20 + 5 कितना रहेगा, 25 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फाइनल इमेज कैसे बनेगी, तो बेटा इंटरमीडिएट वाली तो रियल और इन्वर्टेड बनती है, तो फाइनल इमेज है वो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्नीफाइड, ठीक है। फिर कह रहा है अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करो प्रिंसिपल फोकस पे एक कन्वर्जिंग लेंस के, तो इमेज कैसी बनेगी, तो अगर आप उसको प्रिंसिपल फोकस पे रखोगे एग्जैक्टली, तो जो इमेज बनती है वो काफ़ी दूर यानी इन्फिनिटी बनती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से 22वें में कह रहे हैं कि जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, जिसको हम 25 सेंटीमीटर कहते हैं, वो एक नॉर्मल रेंज है। अगर उम्र बढ़ रही है तो एज बढ़ने के साथ साथ वो जो डिस्टिंक्ट विजन की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाती है, जैसे कि हमारी उम्र के साथ साथ हमारा विजन भी चेंज हो जाता है या हमारी नज़र ख़राब होने लग जाती है, तो लिहाजा डिस्टिंक्ट विजन के साथ एज बढ़ने के साथ वो इंक्रीज़ होती है, इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसके 2-4 चंद आपको और मिल जाएंगे 10 ईयर में, अगर आप उसका सर्वे कर लें, अदरवाइज़ ये तो आप लाजमी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह आप इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पाएंगे।
सवाल में, शॉर्ट सवाल में कह रहा है कि हाउ इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। इन दोनों के ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है मैग्नीफाइंग पावर पे। तो ये बहुत सिंपल सवाल है। आपने पहले जैसे मिसाल आपने पहले एस्ट्रोनॉमिकल के लिए सॉल्व किया, तो आपने लिखा, हेडिंग बनाई कि एस्ट्रोनॉमिकल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और वहाँ आपने इसकी मैग्नीफिकेशन पावर लिखी पहले, जो कि कितनी है, F0/FE। ठीक है। फिर आपने इस फॉर्मूले को देख के क्या बोला कि देखो मैग्नीफिकेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। आप अपनी प्रॉपर वर्डिंग में लिख लेना कि फॉर्मूले को देख के अंदाज़ा हो रहा है कि M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F0, तो लिहाजा मैग्नीफिकेशन F0 से डायरेक्टली है और मैग्नीफिकेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इसका मतलब है वो आई पीस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है अगर आप ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को इंक्रीज़ करो या चेंज करो तो उससे क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीज देन द मैग्नीफिकेशन पावर विल आल्सो इंक्रीज। यानी अगर आप ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को बढ़ाओगे तो मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ जाएगी, या अगर आप ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को कम करोगे तो मैग्नीफिकेशन कम हो जाएगी। इसी का उल्टा तरीका क्या है कि अगर आप आई पीस, क्योंकि आई पीस से इसका इन्वर्स रिलेशन है, अगर वो पूछे कि आई पीस की फोकल लेंथ से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि जैसे आपने यहाँ बता दिया कि वो इन्वर्स रिलेट करे, तो आप क्या जवाब लिखोगे, अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन इफ द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज इंक्रीज देन द मैग्नीफिकेशन विल डिक्रीज। ठीक है। या अगर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज डिक्रीज सो मैग्नीफिकेशन विल इंक्रीज। बिल्कुल इसी तरह आपने ये काम यहाँ रिपीट करना है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। और आपने इसका पहले तो एक फार्मूला जो होता है वो होता है Q0/P0 इक्वल टू 1 + d/Fe। लेकिन एक अजम्पशन के बाद एक और फार्मूला बनता है इसका, जिसको बोलते हैं L/F0। दिस इज़ नॉट 1, दिस इज़ L/F0 1 + d/Fe। इस फार्मूले के मुताबिक अगर आप देखें तो इस फार्मूले में भी जो है F0 डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी मैग्नीफिकेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ के साथ कौन से रिलेशन में है, इन्वर्स रिलेशन के अंदर है। ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे भी अगर आप बोलेंगे कि अगर आप ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को बढ़ाते हो तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे अच्छा एक सेकंड, एस्ट्रोनॉमिकल वाले में जो रिलेशन था ना बेटा F0 के साथ, वो डायरेक्ट था। तो यहाँ आपने बोला था कि अगर आप ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बढ़ाओगे तो मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा, बट यहाँ F0 के साथ रिलेशन इन्वर्स है। तो अगर आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन इफ the focal length of objective is increased so the magnification will decrease and vice versa। ठीक है। यानी इसका उलट भी पॉसिबल है। उलट मतलब कि अगर फोकल लेंथ को बढ़ाओगे तो मैग्नीफिकेशन कम होगा, फोकल लेंथ को कम करोगे तो मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा। ठीक है, सही है बेटा, डेट्स इट। तो इस सवाल का जवाब आपका ये बन जाएगा इंशाल्लाह, और इसको थोड़ा और प्रॉपर अपने वर्डिंग बना लेना इसके जवाब को। और अगला सवाल यहाँ पे जो दूसरा सवाल है वो ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया, और वो है ये रहा। कह रहे हैं कि आपके पास दो थिन लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज, उनकी फोकल लेंथ F1 F2 है, उन्हें आपने कांटेक्ट में रखा। तो कह रहा है ड्राइव द फार्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो आपने कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बनानी है, तो कोई ऐसा लंबा चौड़ा मामला नहीं है। थोड़ा सा आप अपने तौर पर प्रॉपर बना लेना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन शो करा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज गिवन बाय क्या होती है। पावर कॉम्बिनेशन में लिखी जाए तो P1 + P2 होती है। खैर बहरहाल इस तरह लिखने की नीड है नहीं, अगर आप चाहो तो लिख दो। और हमें पता है कि पावर फोकल लेंथ का इन्वर्स होता है। ठीक है। नाउ अभी क्योंकि उसने बोला है कि फोकल लेंथ बतानी, तो आपने कैसे लिखना है, देखो आपने पहले लिखना है लेट F1 बी द फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस एंड F2 बी द फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस। फिर आपने क्या करना है, इनकी फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो याद रखना कि आपने फोकल लेंथ को इन्वर्स में लिखना होता है, क्योंकि आप पावर को डायरेक्ट में लिखते हो। तो ठीक है, आप एक काम करना, आप पहले लिखना है बिल्कुल इस तरह जैसे लिखा हुआ है कि पावर फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होगी, P = P1 + P2। फिर आपको ये बताना है कि P बराबर है 1/f के, तो P की जगह 1/f आएगा, P1 की जगह 1/f1 आएगा, प्लस P2 की जगह 1/f2 आएगा। फिर आप इनका एलसीएम ले लेंगे तो F1 F2 नीचे आएगा और ऊपर चले आएगा F2 + F1। तो आपके पास फार्मूला रेसिप्रोकल करने के बाद फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला क्या आएगा, F1 F = F1 F2 डिवाइडेड बाय F1 + F2। दैट्स इट, दिस इज सो सिंपल। बस आपको इतना ही करना है इसके अंदर, और ये आपका कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला डिराइव हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।
ठीक है, तो क्लास स्टूडेंट्स, लॉन्ग सवाल में आपका पहला सवाल है कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है और विजुअल एंगल क्या होता है। तो बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है विच इज यूज्ड टू इनलार्ज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ। मैग्नीफाइंग ग्लास एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने में उसका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए उस ऑब्जेक्ट को उस लेंस की फोकल लेंथ के अंदर अंदर होना ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर अपने पास ये ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं तो छोटे ऑब्जेक्ट्स को इंक्रीज़ करके देखने के लिए, या कोई वॉच मेकर होता है, या बहुत से लोग जो कोई माइक्रो लेवल पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे सर्किट वगैरह में, तो उसके लिए भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट की साइज़ को बड़ा करके देखने के लिए। विजुअल एंगल क्या होता है, देखो हम अपनी आँख से जब किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारी आँख से उस ऑब्जेक्ट के टॉप तक जो एक लाइट रे जा रही है, या उस ऑब्जेक्ट से हमारी आँख में जो लाइट रे आ रही है, तो उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ना, उसी को बोलते हैं क्या, विजुअल एंगल। सो एन एंगल सस्पेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट से आँख तक का एट द आई जो एंगल बन रहा है, उसी को विजुअल एंगल कहते हैं, ठीक है। नाउ लेकिन अगर आप किसी लेंस का इस्तेमाल करोगे तो फिर उस वक्त उस एंगल को अल्फ़ा नहीं बीटा बोलेंगे, ठीक है। नाउ अब आप पहली फिगर में देख रहे हो कि आप एक ऑब्जेक्ट को अपनी आँख से देख रहे हैं और उस वक्त जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा बन रहा है। इस ट्रायंगल को देख लेंगे, ट्रायंगल किस तरह का बन रहा है। इसमें जो डी है ना, डी का मतलब है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आपने क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्ट और अपनी आँख के दरमियान आपने एक लेंस लगाना होगा, कॉन्वेक्स लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आपको उसकी बड़ी साइज़ की इमेज दिखाई देगी। अच्छा, अब वो जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, यानी कि उसी तरह की होती है, बस साइज़ में बड़ी होती है और एग्जैक्टली इरेक्ट इमेज होती है, और उसको आप किसी स्क्रीन पे कॉपी नहीं कर सकते, यानी कि वो जस्ट एक वर्चुअल इमेज है, यानी कि जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती ना, हम इसको यही कह सकते हैं उसकी। और वर्चुअल इमेज जो होती है वो जिस तरह का ऑब्जेक्ट हो वैसी इमेज होती है, बस साइज़ में बड़ी होती है, ठीक है, ये भी ख्याल रखिए। नाउ अब वो जो इमेज हमें दिख रही होती है क्लियर और बड़ी साइज़ की, तो एक्चुअल में वो हमारी आँख से 25 सेंटीमीटर के फासले पे, जिसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन कहते हैं, वही बन रही होती है, सही है। नाउ अब क्या सीन है कि अब होता ही है कि उस वक्त जो हम एंगल यूज़ करते हैं उसको अल्फ़ा नहीं बीटा कहते हैं, कि जब हम किसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप देख रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट से उस लेंस तक का एंगल जो है उसको बीटा कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो दोनों ट्रायंगल में एक सिमिलरिटी है, वो ये है कि दोनों में जो बेस वाली साइड है वो सेम होगी, जो कि डी होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन होगा, और एक एंगल जो कि 90 डिग्री का होगा वो सेम होगा, ठीक है। नाउ अब कंस्ट्रक्शन कह रहा है, इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस जिसका इस्तेमाल होता है जिसमें हम क्या किस पे कंसिस्ट होता है, एक सिंगल कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस पे, जिसको हम अपनी आँख के बड़े करीब रखते हैं ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए, इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए, ठीक है। नाउ वर्किंग क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ, याद रखो फोकल लेंथ के विद इन होना चाहिए, उससे आउटसाइड नहीं होना चाहिए, ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म। अच्छा, डबल कॉन्वेक्स लेंस इसलिए भी बोल रहे हैं कि बेसिकली आप ये देखते हैं कि इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हो रहा है तो वो दोनों साइड से कर्व होता है। एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो ये जो लेंस होता है, कहने को तो ये सिंगल लेंस है लेकिन ये दोनों तरफ से कर्व होता है। जब इसको डबल कॉन्वेक्स का भी जिक्र कर देते हैं कि दोनों साइड इसकी कर्वेचर वाली होती है, देखिए। नाउ सो एक कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली वो डबल कॉन्वेक्स लेंस में ही यूज़ होता है, ठीक है, जिसके दोनों साइड पे कर्वेचर होता है। अगर वो सिंगल यूज़ कर रहे हैं, एक सिंगल लेंस है तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, लेकिन अगर ये दो लेंस ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। नाउ अब जो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज है वो कहाँ बनेगी, एट डिस्टेंस वी पे बनेगी, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे, देखो मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए सबसे पहले एक बेसिक फार्मूला ये है कि मैग्नीफिकेशन होता है बीटा अपॉन अल्फा का रेशो होता है। ऊपर वाली वर्डिंग भले लिखो ना लिखो, ये लिख दो कि एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ विजुअल एंगल्स जो है ना क्या है, कैसे लिए जाएंगे, देखो सिंस विजुअल एंगल्स आर स्मॉल, ये कोई बहुत बड़े एंगल नहीं होते, छोटे एंगल्स बन रहे होते हैं, लेकिन तो लिहाजा हमने क्या करना होगा कि हमें अपने ट्रायंगल्स को सॉल्व करके यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिलेंगे, जैसे tan अल्फ़ा या tan बीटा। तो जहाँ tan अल्फ़ा आएगा उसको हम tan अल्फ़ा को अल्फ़ा के बराबर लेंगे और tan बीटा को बीटा के बराबर लेंगे। ऐसा सिर्फ जब होता है जब ये जो एंगल हो या बहुत छोटे एंगल हो तो अल्फ़ा tan अल्फ़ा के बराबर होगा, बीटा tan बीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो आपने सबसे पहले ट्रायंगल को सॉल्व करना है अल्फ़ा के लिए। अल्फ़ा के लिए पहला वाला ट्रायंगल होगा, इसमें आप टेंजेंट निकालो। क्यों टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर और बेस, और इस ट्रायंगल में हमारा काम सिर्फ परपेंडिकुलर से और किससे है, बेस से, ओके।
तो परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और बेस कौन है, डी। तो लिहाजा हमारा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी। तो टेंजेंट अल्फ़ा ए बी अपॉन ओ बी से वो मज़ीद हो गया ए बी अपॉन डी। तो आपको पता है हमने बोला टेंजेंट अल्फ़ा को अल्फ़ा के बराबर लेंगे तो अल्फ़ा बराबर होगा ए बी अपॉन डी के। इसी तरह हम बीटा के लिए ये वाला राइट ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे, ए डैश बी डैश और ओ डैश। ठीक है, यहाँ आपका परपेंडिकुलर कौन है, ये रहा, ए डैश से लेके बी डैश, और बेस कौन है, ओ डैश से लेके बी डैश। सही है, तो बेटा ओ डैश से लेके बी डैश अगेन डी के बराबर है डायग्राम के मुताबिक, और ए डैश बी डैश अपॉन डी हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 5। फिर आपने क्या करना है, बस इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है, बीटा अपॉन अल्फ़ा करना है। तो ऊपर बीटा नीचे अल्फ़ा, तो आपको पता है ए डैश बी डैश अपॉन डी मल्टीप्लाई डी अपॉन ए बी। तो डी से डी घटेगा, क्या बचेगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब आपने बोलना है वही बात जो मैंने शुरू में कही। अच्छा ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये वाले तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं ना, कौन से, ओ डैश ए बी और ओ डैश ए डैश बी डैश, इनको बोला है सिमिलर ट्रायंगल है। कहाँ बन रहे हैं, यहाँ देखो, ये दिख रहा है आपको, एक ऑब्जेक्ट के साथ और एक इमेज के साथ। इन दोनों को सिमिलर माना है क्योंकि दोनों में तकरीबन दोनों एंगल सेम है। एक तो बीटा वाला क्योंकि दोनों की शुरुआत एक सेम पॉइंट से हो रही है, और दूसरा वाला राइट एंगल 90 डिग्री। अब आपके पास ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो आपने इन दोनों ट्रायंगल के बेसिस यानी ओ डैश से लेके बी और ओ डैश से लेके बी डैश, इनका रेशो बनाना है, और दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो बनाना है, यानी ए डैश बी डैश और ए बी दोनों के रेशो को, यानी परपेंडिकुलर के रेशो और बेसिस के रेशो दोनों बराबर हो जाएंगे, और आपको फिर ऐसा बनाना है इस तरह से। ठीक है, ये। और बेटा ए डैश बी डैश और ए बी ऊपर हमने बता दिया था ये मैग्नीफिकेशन के बराबर होगा। यहाँ से आपने क्या करना है कि ये जो ओ डैश और बी डैश है ना अपॉन ओ डैश बी, इसके साथ क्या करा आपने कि देखो कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो आप नीचे देख रहे हो, इसके यहाँ पे एम लिख देंगे। ये ओ डैश बी डैश और ओ डैश बी को सॉल्व किया। ओ डैश बी डैश किसके बराबर है, यहाँ देखो, ओ डैश से लेके बी डैश बराबर है, यहाँ लिखा हुआ है क्यू। ठीक है, और ओ डैश से लेके बी किसके बराबर है, तो बेटा यहाँ बोल रहा है ओ डैश से लेके बी किसके बराबर है, ये बराबर है पी के। सही है, तो आपके पास आ गया क्या, क्यू अपॉन पी। और फिर बेटा क्यू को डी के बराबर ले दें, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस डिवीजन, तो डी अपॉन पी। तो लिहाजा ऊपर दिया हुआ ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी इसके मुताबिक ये जो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी था, इसकी जगह पर क्या आएगा, एम आएगा, और इसके बराबर में जो ओ डैश बी डैश अपॉन ओ डैश बी था, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा डी अपॉन पी। तो लिहाजा आपका मैग्नीफिकेशन बनेगा डी अपॉन पी। अब हमने क्या करना है, हमने इस्तेमाल करना है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला हमें बोलता है 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। क्योंकि यहाँ इमेज वर्चुअल बनती है तो क्यू की जगह माइनस डी लिया जाएगा, और यहाँ से आपने इस इक्वेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाई कराना है, किससे, डी से। दोनों साइड्स को डी से मल्टीप्लाई कराओ, तो बेटा राइट साइड पे क्या हो जाएगा, डी अपॉन पी माइनस का डी अपॉन डी, क्योंकि नीचे वाला माइनस ऊपर वाला प्लस माइनस जाएगा, बराबर में डी अपॉन एफ। अब आपने क्या करा, आपको पता है डी से डी कटेगा तो ये बचेगा डी अपॉन पी माइनस 1 इक्वल टू डी अपॉन एफ। यहाँ से डी अपॉन पी बराबर हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ के। तो लिहाजा ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी भाई, 9 बनेगी। इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 8, देखें इनके मुताबिक क्या किया जाएगा कि देखो इक्वेशन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ था, m बराबर है डी अपॉन पी के। तो यहाँ से जो डी अपॉन पी हमारा आया है, क्या आया है, 1 प्लस डी अपॉन एफ। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर देंगे तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आएगा m इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे क्या करा है, पहले अल्फ़ा का ट्रायंगल बनाया, फिर बीटा का ट्रायंगल बनाया। बीटा के ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर इस्तेमाल करके ये वाली डेरिवेशन यहाँ से करी इधर से। ठीक है, बाकी ऊपर वाला जो पार्ट है कि अल्फ़ा कहाँ से आया, बीटा कहाँ से आया, तो अल्फ़ा के लिए हमने इस ट्रायंगल को सॉल्व किया, और बीटा के लिए हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल को सॉल्व किया जो कहाँ बन रहा था, ओ डैश ए डैश और बी डैश। ठीक है, ये रहा बीटा के लिए जो हमने सॉल्व किया था सिमिलरली। ठीक है, तो और आगे चल के फर्दर अगर कोई बात अगर नहीं समझ आई तो मुझसे आप लोग कॉन्टेक्ट करके पूछ लेना। ठीक है, और इस सवाल पे आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, तो बेटा अगला सवाल आपका है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाला। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है कि देखो
आप दो लेंस इस्तेमाल करते हो, एक बड़ा लेंस होता है, एक छोटा लेंस होता है। बड़े वाले लेंस को ऑब्जेक्टिव कहते हैं, छोटे वाले लेंस को आई पीस कहते हैं। आपने डायग्राम भी बनानी है, इस डायग्राम को थोड़ा सा और प्रॉपर बनाना है। थोड़ी सी आपको टेढ़ी फील हो रही होगी, बट क्योंकि इसको आपने स्ट्रेट बनाना है, ठीक है। जो लाइट रेजेस आपके ऑब्जेक्टिव में से आ रही हैं वो सारी की सारी पैरेलल होंगी, क्योंकि वो इन्फिनिटी से आ रही है। फिर सब एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी वहाँ एक इमेज मिलेगी जो इंटरमीडिएट इमेज कहलाती है, जो कि रियल और इन्वर्टेड बनती है। फिर वो वाली इमेज और आई पीस लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी, और फिर वो आई पीस उस वाली ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इमेज बना देगा, जो कि असल में हमें एक इनफाइनाइट डिस्टेंस में मिलेगी, जिसकी तस्वीर हम यहाँ नहीं बनाते। तो लिहाजा अब आप देखो, जिस पॉइंट P पे इंटरमीडिएट इमेज बन रही है ना, याद रखना वो वाला पॉइंट क्या होगा, वो वाला पॉइंट आपका दोनों का कॉमन फोकल पॉइंट होगा। यानी इस पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ भी होगी, प्रिंसिपल फोकस भी होगा, और आई पीस का प्रिंसिपल फोकस भी होगा। क्योंकि आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्टिव से लेके पॉइंट P का डिस्टेंस FO है, और पॉइंट P से लेके आई पीस का डिस्टेंस FE है। सो लिहाजा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है, F0 + FE। नाउ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, ये इस्तेमाल क्यों होता है, कैसे होता है। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज़ यूज्ड टू सी हेवनली बॉडीज लाइक प्लैनेट्स, मून्स एंड स्टार्स। एस्ट्रोनॉमी के जो लवर्स होते हैं, जो कि स्पेस एक्सप्लोरर होते हैं, चांद, सूरज, सितारे, प्लैनेट्स देखना चाहते हैं, तो वो इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है भाई, इसकी कंस्ट्रक्शन ये है कि ये कंसिस्ट करता है दो कॉन्वेक्स लेंस पे, एक की लॉन्ग फोकल लेंथ एक या और लार्ज अपर्चर होता है, जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, बड़ा वाला लेंस, और एक दूसरा वाला जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है और उसका अपर्चर भी छोटा होता है, उसको आई पीस कहते हैं, ठीक है। नाउ बोथ आर फिटेड एट द एंड ऑफ अ ट्यूब। एक बड़ी सी ट्यूब ली जाती है, ये तो रे डायग्राम बनेंगे, लेकिन आपके पास एक पूरी बड़ी ट्यूब होती है, जिस ट्यूब के दोनों एंड पे इनको फिट किया जाता है, ठीक है बेटा। आपने अमूमन टेलीस्कोप देखे होंगे। नाउ वर्किंग क्या कहता है, वर्किंग में कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना, वो पहले आपको एक रियल और इन्वर्टेड और डायमिनिश्ड, यानी जो असल ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा होगा ना स्पेस में, उसकी छोटी इमेज बना के देगा, डायमिनिश्ड। फिर आई पीस क्या करेगा, उसकी आपको एक बड़ी और वर्चुअल इमेज बना के दे देगा। द आई पीस इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लाई विद इन इट्स फोकल लेंथ। आई पीस को ऐसे सेट किया जाएगा कि जो इमेज हमें इंटरमीडिएट वाली मिलेगी, दरमियानी, वो आई पीस के फोकल लेंथ के विद इन आ जाए, और उससे दस आई पीस इज यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और द फाइनल इमेज इज वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज, ठीक है। नाउ अब आपने क्या करना है, आपने अगेन मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। देखो पहले तो आपने यहाँ पे बताना है कि जो इमेज बनेगी ना, वो कहाँ बनेगी, एट द फोकस ऑफ बोथ। जो मैंने भी आपको बताया कि वो कॉमन फोकस होगा ऑफ बोथ आई पीस एंड ऑब्जेक्ट। तो लिहाजा F0 का मतलब है ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, और FE का मतलब है आई पीस की फोकल लेंथ। तो जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होगा उसको बोलेंगे F0 + FE। इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। मैग्नीफिकेशन का वही फार्मूला होगा, बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। बीटा अपॉन अल्फा का मतलब है एंगल्स, जो विजुअल एंगल बाय इसमें हमें बनता है विजुअल एंगल सबटेंड बाय द इमेज फॉर्म्ड एट डी व्हेन व्यूड थ्रू द लेंस, और अल्फा जो होगा वो 1 अनएडेड आई से होता है, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन इसमें ये जो चक्कर है ना, मतलब ऐसा ऊपर ये आप भले इसको वर्डिंग में ना लिखें, आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर दें बीटा अपॉन अल्फा। बट यहाँ बता देता हूँ कि बीटा वाला एंगल जो है ना, ये जो आई पीस वाले लेंस से जो बन रहा है वो बीटा वाला है, और ऑब्जेक्टिव वाले लेंस से जो एंगल बनेगा उस एंगल को यहाँ पे क्या बोलेंगे, उस एंगल को यहाँ अल्फा बोलेंगे, ठीक है बेटा। नाउ यहाँ पे वो चक्कर नहीं बोलेंगे कि आप बगैर लेंस के देख रहे हैं तो अल्फा, लेंस के साथ तो बीटा। देखो जो आपका आई पीस के साथ बन रहा है वो बीटा है, और जो ऑब्जेक्टिव के साथ बन रहा है वो अल्फा है, ठीक है। नाउ अब आपने अल्फा के लिए ये वाला ट्रायंगल सॉल्व करना होगा। कौन सा वाला, जिसमें हमने यहाँ बताया कि देखो इन राइट ट्रायंगल PQX1, PQX1 का है, आपको दिख रहा होगा ये P, ऊपर वाला पॉइंट Q, और ये X1, जहाँ आपको एंगल अल्फा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक राइट ट्रायंगल है। इसको सॉल्व करके आपने क्या निकाला है, tan अल्फा। तो tan अल्फा के मुताबिक ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, P से लेके Q, और बेस कौन है, Q से लेके X1, ठीक है। सो PQ अपॉन QX1, PQ को PQ कहा, और QX1 क्या था बेटा, QX1 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऊपर बता दिया था कि ये F0 यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बराबर होगा। इसी तरह फिर हमने ये बात पहले भी बताई थी कि जो एंगल्स हैं ये बड़े छोटे बनते हैं, तो tan अल्फा को अल्फा के बराबर लेंगे। तो लिहाजा आपका tan अल्फा PQ अपॉन F0 तो होगा, बट आगे चल के इसको हम अल्फा के ही बराबर ले लेंगे, ठीक है। नाउ बिल्कुल इसी तरह से tan बीटा के लिए हम राइट ट्रायंगल ये वाला सॉल्व करेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे
ये x2 पॉइंट है इधर वाला, ये q और p, यानी p q से लेके x2, तो इसका परपेंडिकुलर कौन है, pq, और इसका बेस कौन है, q से लेके x2, और q से लेके x2 किसके बराबर है, fe के बराबर है ऑब्जेक्ट आई पीस की फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसी तरह से ऊपर वाले की तरह सॉल्व किया, पी क्यू अपॉन एफ ई आ जाएगा, फिर आपने दोनों को आपस में डिवाइड कराना है, डिवाइड कराने के बाद आपको पता है पी क्यू से पी क्यू कटेगा, तो फॉर्मूला आएगा एफ नॉट अपॉन एफ ई, और एंगुलर मैग्नीफिकेशन होगी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, और नतीजा ये निकलता है कि हाई मैग्नीफिकेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को बड़ा होना चाहिए, आई पीस की फोकल लेंथ को छोटा। मोर ओवर द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी लार्ज टू इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, यानी एक अच्छा टेलीस्कोप बनाने के लिए आपको जो ऑब्जेक्टिव है उसको बड़ा रखना होगा, लेंस को, उसके अपर्चर को भी, उसकी फोकल लेंथ को भी ज़्यादा रखना होगा, और आई पीस को कम से कम रखना होगा, ठीक है। तो देख लो अगेन दोबारा, ये बहुत सिंपल ही था, आपने जस्ट क्या करना था, ऊपर वाला जो काम इसका इतना हुआ नहीं, बट ये बताना जरूर है कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगी, फिर आपने मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपने लिखा। अच्छा, इसमें ये चीज़ आप ना लिखना, क्योंकि इसमें तो ये बता रहा है कि व्हेन व्यूड थ्रू द लेंस एंड व्हेन व्यूड अनएडेड आई, तो ये इसके लिए सूटेबल नहीं है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये वाला पार्ट आप भले ना लिखिए, आप डायरेक्ट मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिख दीजिए, बीटा अपॉन अल्फा, और डायग्राम से आप समझ लीजिए कि बीटा कौन सा वाला एंगल है, बीटा वो एंगल है जो किसके साथ, किसकी वजह से बन रहा है, आई पीस के साथ बन रहा है, यानी इंटरमीडिएट इमेज का आई पीस के साथ बन रहा है, और अल्फा वो एंगल है जो इंटरमीडिएट इमेज का ऑब्जेक्टिव के साथ बन रहा है, ठीक है बेटा। तो लिहाजा आपने अल्फा के लिए पी क्यू एक्स वन को सॉल्व करना है, और बीटा के लिए पी क्यू एक्स टू को सॉल्व करना है, एंड सो ऑन, इंशाल्लाह आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कोई फीडबैक हो, कोई डिस्कशन हो, तो आप मुझसे कर सकते हैं। एनी फीडबैक विल बी अप्रिशिएटेड, और थैंक यू सो मच। वो बोल रहा है ये है माइक्रोस्कोप का, ठीक है, और ये सिंपल माइक्रोस्कोप है आपका। अच्छा जी, नाउ देखो, इसमें कह रहा है कि आपके पास एक माइक्रोस्कोप है, अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं, सॉरी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस होता है। इसमें बोला ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 12 mm है और आई पीस की 25 mm है। कह रहा है बताओ लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस कितना है, और मैग्नीफिकेशन, अगर मैग्नीफिकेशन जो है वो नहीं सॉरी, और व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन की बतानी है आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन द शार्प फोकस व्हेन इट इज़ 15 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्ट जो है ना ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना दूर है, 15 mm दूर है। तो इसको समझते हैं, इसका डेटा देखते हैं, और इसका डेटा आपको यहाँ मिलेगा, ये रहा, देखो पहला वाला लेंस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट से जितना दूर रखा हुआ उसको बोलेंगे पी नॉट, पी नॉट कितना दिया हुआ है 15 मिलीमीटर, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 12 मिलीमीटर, एफ ई कितना 25 मिलीमीटर, आपको लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप मालूम करनी। याद रखना लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला होता है क्यू नॉट प्लस पी, यानी देखो इंटरमीडिएट इमेज से लेके ऑब्जेक्टिव का फासला क्या कहलाता है, क्यू नॉट, और इसी इमेज जो कि आई पीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करती है, इस डिस्टेंस को पी ई कहते हैं, सही, यानी इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू आई पीस। तो एल इक्वल्स टू क्यू नॉट प्लस पी, और यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपको ना तो क्यू नॉट पता है ना पी ई पता है, तो बेटा क्यू नॉट निकालने के लिए आपने लेंस फार्मूला इस्तेमाल करना है, 1/पी नॉट इक्वल टू 1/एफ नॉट इक्वल टू 1/पी नॉट प्लस 1/क्यू नॉट। आपको एफ नॉट भी पता है, आपको पी नॉट भी पता है, यहाँ से आपने क्या निकाल लेना है बेटा, यहाँ से आपने बड़ी आसानी से क्यू नॉट निकाल लेना है। क्यू नॉट कितना आएगा, ये लो, कहाँ गया, कहाँ निकाला है भाई, एक मिनट, यह है, या आपने इसका क्यू नॉट निकाल लिया, ठीक है बेटा। बिल्कुल इसी तरह आपको फिर क्या चाहिए था, आपको पी ई चाहिए था, तो बेटा दोबारा देख लेते हैं, पी ई निकालने के लिए क्या करना है, पी ई, मैंने आपको ये बात बतानी है कि देखो जो भी फाइनल इमेज बनती है ना, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, क्यू ई कहते हैं या डी कहते हैं। तो आपको एफ ई गिवन है, और क्यू ई जो कि फाइनल इमेज डिस्टेंस होता है, जो कि फिक्स होता है, याद रखना 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर, लेकिन क्योंकि ये वर्चुअल बनता है तो इसलिए माइनस साइन लगाते हैं। तो बेटा आपने डेटा में क्यू ई माइनस 25 सेंटीमीटर या मिलीमीटर में है तो माइनस 250 मिलीमीटर, और एफ ई आपने 25 मिलीमीटर इस्तेमाल करना है। तो इनको इस्तेमाल करके आपने इस फॉर्मूले को दोबारा लगाना है, लेकिन आई पीस के लिए लगाना है, और याद रखना है कि क्यू ई की वैल्यू को माइनस में पुट करना है, ठीक है बेटा। सो लिहाजा
यहाँ पे क्या करा मैंने कि पहले फार्मूला लिखा 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/qe। यहाँ से आपने 1/p को अलग करा तो ये 1/f माइनस 1/qe हो गया, और QE की वैल्यू पहले से माइनस में थी तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ से आपने सॉल्व आउट करके PE निकाली। जब PE आ गया तो लेंथ का फॉर्मूला क्या है, Q0 प्लस PE वैल्यू को पुट के आपका आंसर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाएगा। चलो ठीक है नेक्स्ट। अच्छा अभी ज़रा पहले लास्ट वाला समझ लो, फिर मैं बाकी वाला समझा रहा हूँ। पहले देखो इसमें कह रहा है एक वॉच मेकर है जो मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करता है। उस मैग्नीफाइंग ग्लास की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और उस लेंस से वो एक डैमेज स्प्रिंग को देखना चाह रहा है वॉच के। तो उसको अपने आँख से कितना करीब उस लेंस को रखना है। इफ़ ही होल्ड्स द ग्लास क्लोज टू हिज आई व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लेंस से कितना करीब रखना और मैग्नीफिकेशन क्या होगी। तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना और मैग्नीफिकेशन बतानी है, ठीक है। तो इसका डेटा ये रहा आपके पास, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी और मैग्नीफिकेशन बतानी है। याद रखना कि फाइनल इमेज इस मैग्नीफाइंग ग्लास से जो बनती है उसको क्यू कहते हैं और वो -25 सेंटीमीटर ही होती है, जिसको इक्वल टू D भी लिया जा सकता है। अब आपने यहाँ पे लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ से आपने क्या कर रहा है वैल्यूज़ को पुट करके आपने P निकाल लिया तो P 4.16 सेंटीमीटर आ जाएगा। और मैग्नीफाइंग पावर के लिए Q/P रखना। याद रखना मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में Q की वैल्यू को कभी भी माइनस में नहीं रखते, खाली वैल्यू पुट की जाती है। तो Q/P, Q आपको गिवन था 25, गिवन नहीं था बट ये आपने खुद इस्तेमाल करना होता है। P कितना है 4.16, तो मैग्नीफिकेशन कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, यानी 6 गुना बड़ी इमेज दिखाई देगी, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला सवाल देखो 49। असल में 48 का सॉल्यूशन थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसलिए मैं पहले ये करा रहा हूँ देन वो अटैच कर रहा हूँ इंशाल्लाह। 49 में कह रहा है कि देखो कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग का मतलब है कॉन्वेक्स लेंस, उसकी पावर कितनी है 4 डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है डायोप्टर। और एक दूसरा है डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस एक नेगेटिव लेंस होता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, तो उसकी पावर है -2 डायोप्टर। कह रहा है आप इनकी पावर और इनकी फोकल लेंथ बताओ कॉम्बिनेशन के साथ, यानी अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हो तो कॉम्बिनेशन क्या होगी, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगी और फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगी। तो बेटा बड़ा आसान है कि आपने क्या करना है, P1 पावर 4 डायोप्टर, P2 -2 डायोप्टर, आपने टोटल पावर बतानी है और कंबाइंड फोकल लेंथ बतानी। तो अगर आप कंबाइंड पावर बताओगे तो P1 प्लस P2 हो जाएगा, 4 प्लस -2 2 बचेगा। और फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/P, यानी पावर फोकल लेंथ का इन्वर्स होती है। लेकिन जब आप यहाँ से फोकल लेंथ को अलग करोगे तो ये 1/P हो जाएगा। और याद रखना इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ मीटर में इस्तेमाल होती है, तो जब यहाँ से आपकी फोकल लेंथ का आंसर आएगा 0.5 तो वो मीटर में आएगा और आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में ले आएंगे, ठीक है बेटा। चलो अब ये जो लास्ट सवाल रह गया इसका मैं बता रहा हूँ, इसका पहले सवाल समझ लो फिर मैं इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है। कह रहा है आपने एक तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर मालूम करनी है और प्लस आपने ऑब्जेक्ट को उस लेंस से कितना दूर रखना है कि आपको एक अच्छी इमेज दिख जाए। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ठीक है जी। और लेंस की जो मैग्नीफाइंग ग्लास उसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है। तो एक तो आपने ये मालूम करना है कि इस मैग्नीफाइंग ग्लास से एक अच्छी मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए आपने ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखना है, ठीक है। और मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, तो आपको सिर्फ इसमें F पता है और इसमें आपको Q पता है। Q क्योंकि हम अपने पास से डायरेक्ट खुद -25 सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अच्छा अब इसके लिए एक काम करते हैं कि मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ उसका, ठीक है। सॉल्यूशन आप यहाँ ऐसे देख लो, ये आप खुद करना बट मैं गाइड कर रहा हूँ। आपको फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर बताई है, P मालूम करना है, मैग्नीफिकेशन मालूम करनी है और Q फिक्स है -25 सेंटीमीटर। तो बेटा P निकालने के लिए आपको F और Q पता है, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना 1/F 1/P 1/Q। यहाँ लेंस फार्मूले में Q की वैल्यू माइनस में पुट होती है, याद रखना। यहाँ से P निकाल लेना। और मैग्नीफिकेशन के लिए आपको P आप अभी जो आप मालूम करोगे वो वाला इस्तेमाल करना और Q आप 25 यूज़ करना। लेकिन मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में Q की वैल्यू पॉजिटिव में ही यूज़ होगी। तो इसका सवाल आप खुद सॉल्व कर लेना। और यहाँ आपके जो है वो इस तरह से क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। और क्योंकि लास्ट क्वेश्चन का अच्छा देखो चैप्टर 10 तक कंप्लीट हो जाएगा आपके न्यूमेरिकल यहाँ पे। अब आपके टारगेट पेपर के मुताबिक जो 50-52 न्यूमेरिकल हैं बेटा ये सारे कंप्लीट करने हैं। और प्लस अगर कोई सवाल मिसाल के तौर पे जितने सवालात कराए हैं हो सकता है इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस करते हुए कोई सवाल घुमा फिरा के चेंज करके दे दें, तो घबराना मत, कॉन्सेप्ट्स को समझ के रखना, फार्मूलाज याद रखना, उनके मुताबिक काम कर लेना, ठीक है। चलो अब ये है कि अब सब आपने अपना रिवीजन कंप्लीट करना है, अच्छे से MCQs की तैयारी कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना और घबराना नहीं। अगर पेपर आउट भी हो जाए थोड़ा बहुत तो जितना आता हो वो तुम्हें आता ही रहेगा, वो भूलना मत, पहले उसे कंप्लीट करना। फिर
बाकी सोच समझ के लॉजिक के साथ पेपर कंप्लीट करना, घबराना नहीं, कोशिश करना पेपर अच्छे से अच्छा करके आना। विश यू वेरी वेरी गुड लक। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।